Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to derive equation of motion for compound pendulum. Let's first define what is compound pendulum. Any swinging rigid body that is free to rotate about a fixed horizontal axis is called a compound pendulum. सिंपल पेंडुलम में हमने पढ़ा था कि हम एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग को अटैच करते हैं और उस स्ट्रिंग के बॉटम पे हमने कोई सी भी स्मॉल बॉल जो है उसको अटैच किया होता है। वो जब एक्स वाई प्लेन में फ्रीली स्विंग करती है, रोटेट करती है, तो उस अरेंजमेंट को हमने सिंपल पेंडुलम कहा था। अब कंपाउंड पेंडुलम के केस में इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्ट्रिंग एंड अटैचिंग अ बॉब एट द एंड, हम एक रिजिड बॉडी जो है उसको ले लेते हैं, यानी पूरी की पूरी एक रिजिड बॉडी हमारे पास होती है। उस रिजिड बॉडी को ही हम लोग एक साइड से अटैच कर देते हैं किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, और वो रिजिड बॉडी फ्रीली स्विंग कर सकती है, रोटेट कर सकती है अबाउट दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। तो किसी भी रिजिड बॉडी को, चाहे वो किसी भी शेप में हो, हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम में यूजुअली वो एक लैमिना मीन्स एक थिन शीट की फॉर्म में होती है, लेकिन हमारे पास होता है ये रिजिड बॉडी है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जगह बेशक आप एक स्टील की अगर एक स्लैब आपके पास है जिसकी विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर हो, तो उस स्लैब को जो है आप कंपाउंड पेंडुलम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होता क्या है कंपाउंड पेंडुलम में, इसमें हमने होल्स किए होते हैं किसी भी मेटल से या किसी भी मटेरियल से अगर ये बनी हुई है तो इसमें हमने होल्स किए होते हैं यहाँ पे। तो जो सबसे अपर होल होता है उसको हम अटैच कर देते हैं किसी भी सपोर्ट के साथ, या दीवार वगैरह में अगर आपने कील लगाया तो उसके साथ हम लोग अटैच कर देते हैं। और जो लोअर पोर्शन होता है इस पेंडुलम का, वो फ्रीली स्विंग कर सकता है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे जब ये रोटेट करता है तो ऑब्वियसली ये आपके पास वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन जो है उसको परफॉर्म करता है। तो अगर हम स्ट्रिंग की बजाय या स्मॉल बॉल अटैच करने की बजाय पूरी की पूरी रिजिड बॉडी को ही हैंग कर दें, मीन्स पूरी की पूरी स्ट्रिप या पूरा का पूरा मटेरियल जो है उसको आप वहाँ पे हैंग कर दें, देन वो फ्रीली स्विंग कर सके, रोटेट कर सके एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो उसको हम कंपाउंड पेंडुलम का नाम देते हैं। Consider we have a rigid body of mass m in the shape of lamina suspended in the vertical plane at a point other than center of gravity. अब लेट्स से कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसका मैस m है, और ये रिजिड कोई सा भी मटेरियल आप जो है वो यहाँ पे कोई भी मेटल ले सकते हैं। जिस तरह आपके पास एक लकड़ी होती है, आप लकड़ी की बारीक स्ट्रिप काट लें तो उस किस्म की अरेंजमेंट आप इसको जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल जो है वो हार्ड होता है ताकि वो रिजिड बॉडी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। तो आमतौर पे किसी मेटल का हम लोग पीस लेते हैं, लेकिन उसी तरह का एक थिन जो है वो पीस या थिन प्लेट की शक्ल में ये हमारे पास रिजिड बॉडी होती है। अब इन द शेप ऑफ लेमिना का वर्ड हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपके पास कोई भी चीज़ जो है ना वो थिन हो, मीन्स बहुत ज़्यादा थिकनेस इस पेंडुलम की नहीं होती, ये थिन शीट हमारे पास होती है। वर्टिकल प्लेन में मीन्स वाई की डायरेक्शन में हमने उसको हैंग किया होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिसेबल है कि हमने जब उसको हैंग करना है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा किसी भी पॉइंट से आप उसको हैंग कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो बिल्कुल टॉप पे इसके होल जो है बना लें, उसको फिर वहाँ से हैंग कर दें, यहाँ पे होल है यहाँ से हैंग कर दें, यहाँ पे होल है यहाँ से, यानी कहीं से भी आप उसको लटका सकते हैं, किसी भी एरिया में आप होल करके उसको हैंग कर सकते हैं, वो रोटेट करेगा। लेकिन जहाँ पे आपने उसको हैंग करना है वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा कोई पॉइंट होना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट्स से कि ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है अगर ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हम किसी भी चीज़ को हैंग करते हैं तो वहाँ पे वो बॉडी बैलेंस हो जाती है। वहाँ पे जब आप उसको हैंग करेंगे तो फिर वो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस पॉइंट को अगर आपने इधर दीवार के साथ कील लगा के इसके साथ अटैच कर दिया तो फिर आपकी ये जो रिजिड बॉडी है ये इस तरह से स्विंग नहीं करेगी, रोटेट नहीं करेगी, बल्कि इस पॉइंट के ऊपर ये बैलेंस हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है कि वहाँ पे अगर आप उसको हैंग करते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस होती है। जब वो बैलेंस होती है तो फिर वो किसी भी साइड पे रोटेट करने के काबिल नहीं होती। इसलिए ये लिमिटेशन लगाई जाती है कि आपने जिस भी पॉइंट से उस पेंडुलम को सपोर्ट देनी है, उसको हैंग करना है, वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा कोई भी पॉइंट होना चाहिए। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए आमतौर पर लैब के अंदर हम लोग जो है वो वेज का इस्तेमाल करते हैं। हम वेज के ऊपर जो कंपाउंड पेंडुलम होता है इसको वेज के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रख के देखते हैं, जहाँ पे जिस पॉइंट पे रखने से आपका कंपाउंड पेंडुलम बैलेंस हो जाए,
बैलेंस मतलब किसी एक साइड को ना गिरे, बल्कि उस पॉइंट को जब हम वेज के ऊपर रखें, वेज क्या होता है आपके पास एक इस शेप का आपके पास लकड़ी का भी वो हो सकता है, मींस यहाँ पे थिन उसकी जो है वो नोक होती है, ऊपर नोजल होती है, उसके ऊपर हम इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो जो पॉइंट या जो एरिया इस वेज के इस कॉर्नर के ऊपर रखने से आपका जो पेंडुलम है वो किसी एक तरफ को ना गिरे बल्कि बैलेंस हो जाए, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो जब भी हमने कंपाउंड पेंडुलम के साथ कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है तो पहले हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं और देन हम उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा किसी पॉइंट पे उसको हैंग करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कंपाउंड पेंडुलम जो है वो दिखाया गया है। इसमें एल जो है हमारे पास, ये इस कंपाउंड पेंडुलम की टोटल लेंथ है। थीटा जो है वो हमारे पास एंगल है, ये इसकी बेसिकली मेन पोजीशन होगी। जब मेन पोजीशन से आप उसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सिंपल पेंडुलम के अंदर करते हैं, तो ऑब्वियसली ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ एक सर्टेन एंगल बनाएगा। उस एंगल को हमने थीटा से डिफाइन किया है। एम जी जो है ये हमारे पास इसका वेट है। अब एक और चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है, दैट इज़ आर, और आर को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको हमने इस डायग्राम के अंदर जो है वो लेबल नहीं किया, शो नहीं करवाया। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि हर पेंडुलम के लिए जो है वो पॉइंट या वो जो रेडियस है वो डिफरेंट होता है। पहले हम देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या। रेडियस ऑफ जायरेशन is defined as the radial distance to a point which would have a moment of inertia the same as the body's actual distribution of mass if the total mass of the body were concentrated there। सबसे पहले तो जायरेशन जो है इसको क्लियर कर लें कि ये जो हमने कंसीडर किया है कि एक रिजिड बॉडी, उस रिजिड बॉडी को जब हम एक पॉइंट के साथ फिक्स कर देते हैं और बाकी जो रिजिड बॉडी है वो फ्रीली स्विंग कर सकती है, तो इस किस्म की जो रोटेशन है या जो स्विंगिंग है इसको हम कहते हैं जायरेशन। तो हम कहेंगे कि ये जो आपका कंपाउंड पेंडुलम है ये यहाँ पे जायरेट कर रहा है, ठीक है, ये जो रोटेशन इसकी यहाँ पे, इसको हम जायरेशन कहते हैं। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है कि वो पॉइंट जहाँ से हमने उसको फिक्स कर दिया वो उसका सेंट्रल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। उस पॉइंट से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस, अब यहाँ पे किस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, टू अ पॉइंट विच वुड हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज द बॉडीज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मालूम हो तो वहाँ पे हमने कहा था कि इस रिजिड बॉडी के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है कि उसका बिहेवियर इस तरह से होता है कि हमें लगता है कि सारा का सारा मास उस बॉडी का उस एक पॉइंट पे इकट्ठा हो गया। सिमिलरली जब हम रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हैं तो हम एक ऐसा पॉइंट फिगर आउट करते हैं सेंटर ऑफ मास की तरह जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब मास इनटू आर स्क्वायर, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिजिड बॉडी का, इस पूरा एक रिजिड बॉडी की एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और एक हमारे पास वो पॉइंट इस तरह से होगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह है कि हमें लगेगा कि जैसे सारा का सारा मास जो है वो उसी एक पॉइंट पे इकट्ठा होकर रह गया। अब यहाँ पे वही सेंटर ऑफ मास वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ पे रोटेशन हो रही है तो जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम मास को रिप्लेस कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो पॉइंट, उस पॉइंट का बिहेवियर ऐसा है जैसे इस पूरे के पूरे कंपाउंड पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड है, उस एक पॉइंट पे इकट्ठा होकर रह गया। तो उस पॉइंट को, जो कि लीनियर मोशन में सेंटर ऑफ मास कहलाता था, उस पॉइंट से लेकर इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। यानी जिस तरह आप जब सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो उस सपोर्ट से लेकर जो आपकी बॉल है जहाँ पे एक्चुअल मैस है, वैसे तो स्ट्रिंग का भी मैस है लेकिन बॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका एक्चुअल मैस है जो कि अंडर कंसीडरेशन है, तो बॉल से लेकर उस सपोर्ट तक की जो लेंथ थी उसको हम एल या आर का नाम देते हैं। इसी तरह कंपाउंड पेंडुलम के अंदर भी इस सपोर्ट से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ पे सारा मैस इस रिजिड बॉडी का कंसंट्रेटेड है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर या रेडियस ऑफ जायरेशन का नाम देते हैं। अब इस कंपाउंड पेंडुलम के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको ड्राइव करना है और उसके लिए हम लोग लैग्रैंजियन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। लैग्रैंजियन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते आए हैं उसके लिए हम 2 से 3 स्टेप्स हमने डिफाइन किए थे। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम डिफरेंट सिमेट्रीज के लिए, डिफरेंट सिस्टम्स के लिए इक्वेशन जो है उसको ड्राइव करते हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं कि अगर हमने लैग्रैंजियन इक्वेशन को अप्लाई करना है तो लैग्रैंजियन इक्वेशन के अंदर आपके पास एक
टर्म आती है एल, जिसको हम लेग्रेंजियन कहते हैं। तो पहले हमने सिस्टम का लेग्रेंजियन फाइंड करना होता है, और लेग्रेंजियन क्या है? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे उन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम लेग्रेंजियन फाइंड करते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करने से आता है। और जब आपके पास लेग्रेंजियन आ जाता है तो नंबर 3 पे हम उसको लेग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू पुट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सिमेट्री के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है, और यहाँ पे चूंकि आपका जो पेंडुलम है वो रोटेट कर रहा है, तो जहाँ पे भी रोटेशन हो रही होती है वहाँ पे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको कंसीडर करते हैं। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है? हम v की जगह पे r ओमेगा की टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। v हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है, और ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो जब आप लीनियर मोशन की बजाय, जो जहाँ पे हाफ mv² है, जब आप रोटेशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की बजाय रोटेशनल लेते हैं। और जो आपके पास लीनियर पैरामीटर है उनको रोटेशनल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप v की जगह पे r ओमेगा जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। लीनियर वेलोसिटी की जगह जब एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन की बजाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बन जाएगी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये आप पहले ही टर्म पढ़ चुके हैं बहुत दफ़ा। देन इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, r² ओमेगा² के बराबर आ जाएगा। और ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी में बदल जाता है। इसी तरह से जो थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसका हमने टाइम डेरिवेटिव लिया यानी थीटा डॉट, तो वो आपके पास ओमेगा के यानी एंगुलर वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका टाइम डेरिवेटिव लिया तो ये एंगुलर वेलोसिटी के बराबर आ गया। अब ये ओमेगा की जगह हमने थीटा डॉट लिख दिया, और ओमेगा का स्क्वायर था तो यहाँ पे थीटा डॉट का भी स्क्वायर आ गया। एंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgl cos थीटा के बराबर होती है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम के केस में भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgy के बराबर है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम mgh का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे h की बजाय चूँकि हम y डायरेक्शन उसको सस्पेंड किया हुआ है तो हमने mgy पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखा, और जो y है इस केस में वो l cos थीटा के बराबर है, इसलिए हम इसको mgl cos थीटा लिखते हैं। ये वही चीज़ है जिसको हम सिंपल पेंडुलम के केस में भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो cos थीटा है, एक मॉडिफिकेशन जो यहाँ पे की गई है, cos थीटा को हमने एक्सपेंड किया है बाय अप्लाइंग मैक्लॉरन सीरीज़। आपने सीरीज़ एक्सपेंशन फर्स्ट ईयर के लेवल पे पढ़ी होगी कि जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं मैक्लॉरन सीरीज़ के ज़रिए तो वहाँ पे पहले हम f ऑफ ज़ीरो यानी cos थीटा की जगह ज़ीरो पुट करते हैं, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ x थीटा ओवर 1 फैक्टोरियल, देन f डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ ज़ीरो, फिर थीटा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव और 3 का फैक्टोरियल थीटा क्यूब। इस तरह से सीरीज़ आपकी आगे से आगे चलती जाती है। लेकिन होता क्या है कि आपके पास जो हायर ऑर्डर टर्म्स होती हैं, यानी ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, जो इसकी सेकेंड टर्म होती है थीटा ओवर 1 फैक्टोरियल वाली, वहाँ पे चूँकि जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है और साइन ज़ीरो पे ज़ीरो वैल्यू देता है, तो उस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ये कंसिडर कर लें कि आपके पास जब कॉस थीटा की सीरीज़ एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास सीरीज़ कुछ इस तरह से आती है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा 6 बाई 6 फैक्टोरियल, यानी इस तरह से चलती है कि आपके पास एक तो इवन वैल्यूज़ आती हैं यानी स्क्वायर, उसके बाद 4 पावर, उसके बाद 6 पावर, उसके बाद 8 पावर, और एक दफ़ा माइनस का साइन है, अगली दफ़ा प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से। यानी थीटा स्क्वायर के बाद फिर थीटा 4 आएगा, फिर थीटा 6, फिर थीटा 8। लेकिन आपके पास जो थीटा है अगर आप इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल रखें तो आपको पता है कि जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं उनके लिए जब आप स्क्वायर और फोर्थ पावर लेते हैं तो वो वैल्यूज़ और भी कम हो जाती हैं। यहाँ पे स्मॉलर वैल्यूज़ का मतलब वैल्यूज़ लेस देन 1। तो जब आपके पास पॉइंट में वैल्यूज़ आ रही होती हैं, मतलब 0.1 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो वो 0.01 आता है।
अगर आप क्यूब लेते हैं तो 0.0001 आता है, यानी जब कोई भी क्वांटिटी 1 से कम होती है, मतलब पॉइंट्स में 0 पॉइंट समथिंग है, उसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं, अगर आप क्यूब लेते हैं, फोर्थ पावर लेते हैं, तो जैसे जैसे आप उसका स्क्वायर लेते जाएंगे, क्यूब लेते जाएंगे, फोर्थ पावर लेते जाएंगे, वो क्वांटिटी पहले से भी छोटी होती जाएगी। तो फिर हम कहते हैं कि फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा आपका 1 से भी कम हो, ये हम एज्यूम करते हैं कि हमने जो पेंडुलम बहुत ज़्यादा दूर तक जी डिस्प्लेस नहीं करवाया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाया है, इस तरह से कि जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू 1 से भी कम रही है। तो जब 1 से कम वैल्यू होती है पॉइंट्स में, तो वहाँ पे जब आप फोर्थ और सिक्स्थ पावर या एट्थ पावर लेते हैं तो वो वैल्यू 0.000 समथिंग आती है, और वो वैल्यू इतनी स्मॉल है कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि हम पहली एक दो टर्म्स लेते हैं और देन हम लिख देते हैं कि निगलेक्टिंग हायर टर्म्स, कि अगर हम हायर टर्म्स को शामिल करते भी हैं तो वो वैल्यू इतनी स्मॉल आती है कि 0.00 समथिंग, के उसको आप एक्चुअल क्वांटिटी में ऐड करें या ना करें उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जो हायर टर्म्स होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो कॉस थीटा को जब आप एक्सपैंड करोगे तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, और हायर टर्म्स जो है उनको हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम लेग्रेंजियन फाइंड करेंगे फॉर कंपाउंड पेंडुलम, और वो हमारे पास डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर के बराबर थी, माइनस एम जी एल 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब ये जो लेग्रेंजियन हमारे पास एल आया है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है लेग्रेंजियन इक्वेशन के अंदर। लेकिन अगर आप लेग्रेंजियन इक्वेशन को गौर करें तो ये हमारे पास होती है पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा, यानी इसमें लेग्रेंजियन को एक दफ़ा आपने थीटा के लिहाज से एक्सपेंड किया होता है, डेरिवेटिव लिया होता है, फिर दूसरी दफ़ा थीटा डॉट के लिहाज से, यानी जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसके लिहाज से आपने उसको एक्सपेंड किया होता है। तो जितने भी आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं किसी सिस्टम के अंदर, हर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए हम अलग से इस लैग्रेंजियन इक्वेशन को लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो बेसिकली एक्चुअल इक्वेशन होती है वो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू है, और क्यू का मतलब इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो इस सिस्टम के अंदर एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है थीटा, तो हमने इसको थीटा के लिहाज से लिख लिया। अब ये इक्वेशन क्या बताती है कि आपने इस इक्वेशन के अंदर जब एल को सब्स्टिट्यूट करना है तो एक दफ़ा थीटा के लिहाज से उसका डेरिवेटिव लेना है और एक दफ़ा थीटा डॉट के लिहाज से। तो हम क्या करते हैं, हम पहले लेग्रेंजियन के दो डेरिवेटिव ले लेते हैं, थीटा और थीटा डॉट के लिहाज से, और उसके बाद हम इस इक्वेशन के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वापस चलते हैं इक्वेशन के ऊपर। ये आपके पास लेग्रेंजियन आया है इस कंपाउंड पेंडुलम के लिए। अब एक दफ़ा हमने इसका डेरिवेटिव लेना है थीटा के लिहाज से, एक दफ़ा थीटा डॉट के लिहाज से। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे थीटा के लिहाज से, तो ये फर्स्ट टर्म जिसके अंदर थीटा डॉट आ रहा है, तो थीटा डॉट जो है वो उसके लिए कांस्टेंट होगा और इस टर्म का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, और सिर्फ वो टर्म जिसमें थीटा है, ओनली थीटा, उसका डेरिवेटिव आएगा। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे थीटा डॉट के लिहाज से, तो थीटा डॉट वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा और जो थीटा वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं थीटा के लिहाज से। थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, ये टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे एम जी एल कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस जब आप थीटा स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव लेंगे, यानी एम जी एल कॉन्स्टेंट है ना, तो अंदर वाली टर्म का जब आप डेरिवेटिव लेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये तो यहाँ से वैसे ही ख़त्म हो गया। थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने लेना है, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 थीटा के बराबर आएगा पावर रूल अप्लाई करने से। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आया 2 थीटा, और वो 2 जो है वो नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो हमें डेरिवेटिव के बाद टर्म मिलेगी वो होगी माइनस थीटा, ठीक है। और बाहर हमारे पास है माइनस एम जी एल, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये टर्म बन जाएगी एम जी एल थीटा। तो थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो यहाँ से हमें एम जी एल थीटा मिला और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0। ओके, सो ये हमारे पास एम जी एल थीटा के बराबर आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव थीटा डॉट के लिहाज से लेना है, तो हम फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, एम आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, थीटा डॉट स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा डॉट। तो 2 से फिर ये नीचे वाला 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास एम आर स्क्वायर थीटा
डॉट आ गया। हमने लेग्रेंजियन का डेरिवेटिव ले लिया थीटा और थीटा डॉट के लिहाज से। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा की जगह ये वैल्यू और पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट की जगह हम एम आर स्क्वायर थीटा डॉट पुट करेंगे और ये डी बाई डी टी एज इट इज़ आ जाएगा। अब डी बाई डी टी का मतलब आपने टाइम डेरिवेटिव लेना है इन टर्म्स का। अब यहाँ पे एम भी हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम का मास चेंज नहीं होता। अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वो भी चेंज नहीं होता, तो सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी यानी आर जो है रेडियस ऑफ जायरेशन ये भी चेंज नहीं होगा। तो एम आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये स्टार्ट पे ऐसे ही आ जाएगा। और थीटा डॉट का जब हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये थीटा डबल डॉट आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि डॉट जो है वो टाइम डेरिवेटिव को शो करता है। इसी तरह जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे टाइम के लिहाज से तो वो डॉट की जाए डबल डॉट आ जाएगा। इसी तरह अगर थर्ड डेरिवेटिव हो तो हम डॉट 3 डॉट्स इसके ऊपर लगा देंगे। तो जब टाइम डेरिवेटिव आता है तो डॉट यहाँ पे ऐड हो जाता है। दी थीटा डॉट था, थीटा डबल डॉट हो गया और ये आपके पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन देता है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी आएगी, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने m माइनस एम आर स्क्वेयर जो है वो कॉमन लिया है। माइनस एम आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास बचेगा थीटा डबल डॉट, ठीक है। और ये टर्म चूँकि प्लस की है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। जी एल एज इट इज़, एम को हमने कॉमन ले लिया, साथ आर स्क्वेयर कॉमन लिया, तो चूँकि आर स्क्वेयर इसके अंदर नहीं है इसलिए आर स्क्वेयर के साथ हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, साथ में थीटा एज इट इज़। अभी जो माइनस एम आर स्क्वेयर है इसको हमने दूसरी तरफ ले जाके ज़ीरो के साथ डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा। ज़ीरो के साथ किसी भी टर्म को जब आप डिवाइड करते हैं तो वो टर्म ज़ीरो हो जाती है। तो थीटा डबल डॉट माइनस जी एल ओवर आर स्क्वेयर थीटा, या आप इसको लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट इज़ इक्वल टू जी एल ओवर आर स्क्वेयर थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर कंपाउंड पेंडुलम। अब यहाँ पे जो लेग्रेंजियन मैकेनिक्स है उस वो हमारा यहाँ पे एंड हो जाती है और नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है उसकी फॉर्मलिज्म को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।